ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे आज के टीचिंग वर्कशॉप में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपका स्कूल जो है लॉकडाउन के बाद दोबारा खुल रहा है और धीरे धीरे आप लोग एक नई टीम की तरह साथ में मिलकर के इकट्ठा होकर के अच्छे से काम करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने बहुत सारी मीटिंग की है, लेकिन अब उन मीटिंग में हम टीचिंग क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे इसको लेकर के अब हम करेंगे, ठीक है। एडमिन को लेकर तो मैं करता रहता हूँ, ये वो फलाना एडमिन का ना, वो सब चीज़ें चलती रहती है, लेकिन अब हम टीचिंग पे बात करेंगे। ज़्यादातर जो बातें करेंगे वो हम टीचिंग पे करेंगे, ठीक है। तो जो लोग वीडियो में अभी लाइव आप लोग बैठे हैं, आप लोग लाइव कर लेंगे। जो लोग वीडियो बाद में देखेंगे वो लोग बाद में इसको देख करके समझ सकते हैं। तो स्कूल वाले भी और इवन जो बाहर के लोग हैं वो वीडियो देखेंगे तो भी सीख सकते हैं। अब जो भी बातें मैं आप लोगों से करूंगा, डिस्कस करूंगा, दो चीज़ें होती है। देखिए, नॉलेज जो है दो तरीके से होती है। एक होता है बुकिश नॉलेज, जो किताबों में होती है, जो आपने बीएड में किया हो, सीटेड में किया हो या कहीं किताबों में पढ़ा हो। और एक होता है सिचुएशन के हिसाब से प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है ना। पहाड़ में चढ़ने के लिए आपको अलग मेहनत लगती है, मैदान में चलने के लिए अलग मेहनत लगती है, और रेगिस्तान में चलने के लिए मेहनत अलग लगती है, और पानी में चलना हो तो मेहनत अलग लगती है। तो वहाँ आपको हर जगह सिचुएशन के हिसाब से क्या करना पड़ता है, अपनी चाल को बदलना पड़ता है। तो एग्जैक्टली पढ़ाई या टीचिंग या कोई भी जॉब या कोई भी काम हो ना, उस काम में जब सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को ढाल करके आउटकम देना शुरू करते हैं, तब आप जो है स्पेशल कहलाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ कि भेड़ बकरी वाला जो होता है ना, आपने देखा होगा भेड़ चलता है तो एक साथ सभी चलते हैं, एक के पीछे एक पीछे ऐसे चलते हैं, उसको कहते हैं भेड़ चाल। आप देखेंगे मेट्रो वगैरह में देखते हैं ना, सुबह में लोग धड़ 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 करके बहुत तेज़ी से चढ़ते हैं, फिर शाम में देखें वही लोग धड़ धड़ करके आते हैं। तो वो कौन से लोग हैं? साधारण लोग हैं। अब भेड़ नहीं है वो, ऐसे नहीं बोलिए। हाँ, क्या बोलेंगे वो वीडियो में लोग? साधारण लोग हैं। साधारण लोग मतलब जो जीवन में मेहनत बहुत करते हैं, हार्डवर्क भी करते हैं, सपने भी बहुत होते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ अलग नहीं करते हैं। बहुत सिंपल। ऐसा थोड़ी कि आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि वो हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि जो वीडियो में देख रहे हैं वो हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं। सब हार्डवर्क करते हैं, हर किसी का गोल होता है, हर किसी का सपना होता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए कोई अलग रास्ता नहीं चूज़ करते हैं। सिंपल। आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देते समय उनका सिर्फ एक ही प्रायोरिटी होता है, मुझे कैसे भी करके जॉब मिल जाए। जॉब मिल जाए तो उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, किसी भी तरह से मेरा टोटल अटेंडेंस बन जाए। सुबह आ रही हूँ मैं, शाम को जा रही हूँ, जो जो काम बोला गया वो काम हो जाए, जो जो काम बोला गया वो काम हो जाए, और एक पर्टिकुलर किसी डेट में सैलरी मिलती रहे। इससे बाहर हम ज़्यादा कुछ सोचते नहीं। जब हम बाहर ज़्यादा सोचते नहीं हैं तो हम आम इंसान ही कहलाते हैं। तो उसमें कोई बुरी बात है नहीं, लेकिन अगर आपको आम इंसान बनना है तो ठीक है, उसमें बनना क्या, आप लोग हैं ही। लेकिन आम से अगर खास में आना है तो फिर क्या करना होगा? तो आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं। जो भी मैंने आपको इस वर्कशॉप को करते समय भी मैंने आपको क्या बताया कि हम कुछ भी काम करेंगे, लेकिन उस काम को कुछ इस तरह से करेंगे जिससे कि आपको वो काम याद रहे। सिंपल है। उस काम को करने से पहले आपको सोचना पड़े, उस काम को करने से पहले आपको कैलकुलेशन करना पड़े। अगर मैंने कहा वर्कशॉप करना है तो मैंने मैम को कहा कि भाई सब लोगों को बोल दीजिए पहले लंच कर लें, तो आपने सोचा कि लंच सर पहले बोले, इसका मतलब है कि लंबा जाएगा। होता है, आपस में बातें होती होंगी, टीम छोटी है, अभी छोटी छोटी बातें होंगी, जब टीम बड़ी होगी तो और बड़ी बड़ी बातें होंगी। वही बातें बाद में गॉसिप में बदल जाती हैं। तो जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला क्या है, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है? ऐसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं एक अच्छे टीचर के लिए या अच्छी टीचिंग के लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन सा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है टीचिंग के लिए? आपको लगता है कि बच्चे जो है, नहीं, एक अच्छा टीचर के लिए मैं क्वालिटी की मैं बात पूछ रहा हूँ। एक करके मैंने उनकी तरफ देखा हुआ है, हेमलता मैम की तरफ। तो हेमलता मैम बताएंगी, जल्दी जल्दी बताइए। तो एक पॉइंट कोई आपके हिसाब से आप में कौन सी सबसे अच्छी क्वालिटी होगी जो आपको अच्छे टीचर बनाएंगे? अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स देना। एफर्ट्स, बिहेवियर, पंक्चुअल एंड एक्टिव। रोजी मैम? अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। प्रीति मैम? ना दूसरा बोलना है आपको, सेम कॉपी नहीं करना है, मिलना नहीं चाहिए आपस में आंसर। जब तक आप सोचेंगे तब तक। अरुणा मैम? पैशनेट होना चाहिए, अपने प्रोफेशन को लेना। पैशनेट होना चाहिए। लर्निंग। सारी चीज़ें हैं। अब इन्हीं में से सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं
किसी में पैशन ज़्यादा है तो क्रिएटिविटी कम हो सकती है, किसी में क्रिएटिविटी ज़्यादा है तो पंक्चुअलिटी कम हो सकती है, किसी में पंक्चुअलिटी है लेकिन आइडियाज़ नहीं उसके पास में, किसी के पास आइडियाज़ बहुत हैं लेकिन करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। तो किसको प्रायोरिटी बोलेंगे? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि रोज़ी मैम के पास एक्सपीरियंस है तो उनके लिए उनकी प्रायोरिटी कुछ और हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग कि हम बच्चे को कितना समझते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बच्चे को समझ जाएंगे तो हम उनको उसी हिसाब से ट्रीट कर पाएंगे। अभी ये यंग हैं, शुरुआती दौर में है, तो इनको लगता है अगर मैं पंक्चुअल रहूँगी तो किसी भी काम को सही से कर पाऊँगी। इनको लगता है कि पैशन अगर मेरे में होगा तो मैं किसी भी दीवार को तोड़ पाऊँगी। ठीक है, उसी तरह से आपने क्या बोला? बिहेवियर। अगर हम अच्छा बिहेवियर रखते हैं यानी कि बच्चों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में और अपनी पढ़ाई में एक अच्छा एटिकेट कहते हैं, बिहेवियर में सब कुछ आ जाता है, तो वो सही एटिकेट रखते हैं तो वो हमें रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम बच्चे को प्यार से बोल रहे हैं तो बच्चा भी उसी से सुन रहा है, अगर हमने बच्चे को थप्पड़ मार दिया तो बच्चा भी रोना शुरू कर देगा। और सिर्फ बच्चे ही रोएगा नहीं, गार्जियन भी रोएंगे, आकर के रोएंगे या फिर आपको रुलाएंगे। यही ना होगा? सुन रही ना आप? रोटी ज़्यादा तो नहीं हो गई है? ठीक है। हाँ, बीच बीच में आप लोगों को नींद आएगी, पूरा एहसास होगा, आप पूरा हावी होने की कोशिश करेगा, वो बस जागे रहेगा। अगर आप लोगों को नींद आएगी तो मैं फिर जगाने के लिए मैं कुछ करवा दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो अब हम आज के टॉपिक को अब शुरू करते हैं एक एक करके। आप लोग जो सवाल पूछिएगा, सवाल को स्पेसिफिक स्कूल के हिसाब से मत पूछिएगा, नहीं तो क्योंकि मैंने कहा ऑडियंस जो देख रही है वो ग्लोबल ऑडियंस है। तो हमारे स्कूल में मान लीजिए कि कोई डब्बा पड़ा हुआ तो वो इशू ऐसा नहीं उठाना है। ऐसे पॉइंट उठाइए जो आपके टीचिंग को इम्प्रूव करे, ताकि वो उस वीडियो को देखे तो लोग उनको भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि सर ये डस्टर पड़ा हुआ है यहाँ न रखे यहाँ रहे, तो ऐसे मुद्दे ना उठाने। क्योंकि कुछ अच्छे मुद्दे अगर आपके पास में हैं तो कौन पूछना चाहेंगे? बताइए, कहाँ से शुरू करें? हाथ उठाइए, कौन पहले पूछना चाहेंगे? यस मैम। अरुण मैम का पहला सवाल, बैठे बैठे पूछिए। सर, टीचर्स के लिए सेपरेट स्टाफ रूम होना चाहिए? सजेशन नहीं मैंने बोला, मैंने बोला टीचिंग को लेकर के। हाँ, टीचिंग को लेकर, ताकि वो खुद मतलब क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह खुद के लिए भी टाइम थोड़ा अलग से निकाल के और फिर उस माहौल में खुद के लिए भी खुद इम्प्रूवमेंट करना चाहे तो कुछ कर सकते हैं। ठीक है। आपने सवाल को समझा नहीं मेरे, आपने वो सजेशन वाले पॉइंट पे आप चली गई हैं। कोई बात नहीं, हम उस पर बात करेंगे। किसी को टीचिंग को लेकर सवाल है? सर, नर्सरी क्लास के लिए। ठीक है, क्या दिक्कत आती है? जैसे सर 2 टीचर होंगे, 2 टीचर होने चाहिए, एक ओनली करवाए क्योंकि बच्चे ना। नहीं, आप लोग समझ नहीं, फिर भी सवाल और समझाता हूँ मैं। ये सब मुद्दे में जाऊँगा। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि पढ़ाने में आपको क्या दिक्कत आती है, उस चीज़ को हम टैकल कैसे करें, इसलिए लिखा है टीचिंग वर्कशॉप का मतलब यही हुआ। हम यहाँ फैसिलिटी के वर्कशॉप की बात करेंगे, उसका हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। मान लीजिए आप टीचर हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली टीचर हैं, ठीक है, समय के हिसाब से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदली हुई है, लेकिन टीचर तो हैं ही ना किसी न किसी तरीके से। बच्चे तो आपको मैम ही बोलते होंगे। तो टीचिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? हिमलता मैम, ये गैप लेना नहीं है। हाँ प्रीति मैम, जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि माइक मेरे पे लगी हुई, आपके लगी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, मैं समझाता हूँ। आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए। पेरेंट्स, सॉरी, जब हम होमवर्क देते हैं बच्चों को तो पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और कोशिश करिए। सर, जैसे आज मैंने क्लास 10 करी तो बच्चे डिसिप्लिन में, जैसे बार बार मेरे को बोलना पड़ रहा था मैनर से बैठो, क्लास में कैसे बैठते हैं। बच्चे बार बार ऐसे लेट रहे थे, सो रहे थे। ठीक है, उसके लिए बच्चों को भी थोड़ा। ठीक है, ठीक है। क्या आपने और दूसरे टीचर्स का नोटिस किया? उसी क्लास में कोई और टीचर थे तो उनमें भी सो रहे थे, ऐसे लेट रहे थे? टीचर्स की बात नहीं थी, बच्चों की। उसी क्लास में कोई दूसरे टीचर ले रहे थे तो क्या वैसे ही होता होगा? मान लीजिए किसी क्लास में आप ले रही थी और बच्चे वहाँ लेट रहे थे, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, लेकिन उसी क्लास में कोई दूसरी टीचर अगर ले रही हैं तो आपको क्या लगता है सेम सीन होता होगा? 1-2 तो करते होंगे शायद, मतलब कुछ कम होता होगा, चांसेस हैं ऐसे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल है? चलिए, मैं आपको अभी की सिचुएशन की बात बताता हूँ, जो मैंने अभी आप लोगों से कुछ सवाल पूछा। सबसे पहले चीज़ जो होती है ना, एक टीचिंग
में जो चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ों में से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो कॉज, रीज़न, फैक्टर या मैटर को समझना। जैसे मैंने 3 बार आपसे सवाल पूछा लेकिन आपने सवाल को ही नहीं समझा, तो जब आप सवाल ही सही नहीं करेंगे तो आपको जवाब ही सही नहीं आएगा। बहुत सिंपल। एक टीचर जो होता है वो बहुत एनालिटिक बेस होता है, उसके पास में डेटा होता है, बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, नॉलेज होता है, बहुत बार रिपीटेशन होता है। आप क से लेकर ग तक पढ़ा रहे, ए से लेकर जेड तक पढ़ा रहे, लेकिन उसी ए से जेड को कई सालों से आप लगातार पढ़ा रहे, तो आपका रिपीटेशन होता है। एक घर में मम्मी भी पढ़ाती हैं ए से जेड, लेकिन उनका रिपीटेशन नहीं होता क्योंकि उनका बच्चा बड़ा होता जाता है, लेकिन आपके तो बच्चे बड़े ही नहीं होते हैं। पिछले साल भी नर्सरी में थे, इस साल भी नर्सरी में हो सकते हैं, मतलब आपके जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे स्टूडेंट्स, तो आपका रिपीटेशन होता है। तो आप ना एक डेटाबेस पर एनालिटिकल मतलब माइंड्स के साथ में आप लोग काम करते हैं, तो वहाँ अगर आप उसमें सही सवाल नहीं समझ पाए और सही सवाल नहीं कर पाए तो यहाँ आपकी कमज़ोरी है। अदरवाइज़ वही आम इंसान वाली बात मैं कह रहा हूँ, सब कुछ मैं पूछूंगा मैम कैसे चल रहा है स्कूल, क्या बोलेंगी? सब सही है सर। कभी मैंने मान लीजिए आपको फ़ोन कर दिया, मैम स्कूल सब सही चल रहा है, क्या बोलेंगे? हाँ सर सब सही चल रहा है। फिर एक और मैम हो सकती है जिसको फ़ोन करें, नहीं सर देखिए ना वो मैम तो बहुत टिफ़िन खाती है, मैम सर वो ना डिसिप्लिन में नहीं रहती, सर वो तो खाली मोबाइल में ही। ऐसी भी मैम होंगी, और कुछ ऐसी भी मैम होंगी जो बहुत क्रिएटिव आइडिया दे सकती हैं, कुछ ऐसी भी मैम होंगी जो सजेशन मांग सकती हैं। तो हर किसी की थिंकिंग अलग अलग है। इन सारी थिंकिंग में कहाँ क्या आ गया, जो मैंने कहा कि सिचुएशन, मैटर, या जो उस समय के जो सर्कमस्टांसेस है आप उसको कैसे समझ रहे हैं। अब आप इस मीटिंग में जो बिहेव कर रहे हैं यही चीज़ आप बच्चों के साथ भी करेंगे। बच्चों के साथ आपका प्रेशर कम रहता है। अभी तो मेरे सामने खड़े आप लोग हैं तो हो सकता है थोड़ा सा हो कि संभल के बोलना हो, तो बच्चों के सामने भी आपका सेम चीज़ जाएगा। बच्चा बोलना चाह रहा है, बच्चा पूछना चाह रहा है, बच्चा कुछ करना चाह रहा है, बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन हम वही कर रहे हैं जो हम करना चाह रहे हैं। राइट? नहीं समझे? तो नर्सरी को लेकर किसने पूछा सवाल मेरे से? आपने पूछा। सबसे पहली बात तो आप लोग गलत ये करते हो, गार्जियन के बेस पर आप पढ़ाते हो। दिस इज़ द रॉन्ग मेथड मेरे हिसाब से। मैं ऑर्थोडॉक्स टीचिंग में विश्वास नहीं रखता। वीडियो देखने वाले लोग भी उसमें कई तरह के राय दे सकते हैं लोग। मैं ऑर्थोडॉक्स टीचिंग में विश्वास नहीं रखता। ऑर्थोडॉक्स टीचिंग का मतलब, किसने कहा ना कि सर होमवर्क नहीं जाता है तो पेरेंट परेशान करते, होमवर्क जाता है तो पेरेंट ध्यान। हम पेरेंट को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं? बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो पहले आपको खुद से कन्विंस होना पड़ेगा। अगर आप कन्विंस्ड हो जाते हैं तो आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जिस ग्रुप की आप बात कर रही हैं, प्ले, नर्सरी और केजी, इनको तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए। पढ़ाना ही नहीं चाहिए। आपके घर में अगर बच्चे होंगे, छोटे बच्चे, तो आपने याद कीजिए, आप अपने बच्चे को अगर वो एप्पल ही सिखाया था तो दिखा के सिखाया होगा मेरे ख्याल से पहली बार, या आपने उसको पापा बोलना सिखाया होगा तो पापा को दिखा के सिखाया, तुम्हारे पापा हैं, नहीं तो किसी और को पापा बोलने लगे फिर वो। राइट ना? या जो भी चीज़ आपने सिखाया अक्सर आपने उसको हाथ में ले करके, या उसको बाय, अक्सर लोग बाय बोलना सिखाते हैं, टाटा बोलना सिखाते हैं। तो हमेशा एक्शन से आपने सिखाया, हमेशा आपने उसको इमोशन से सिखाया, हमेशा आपने उसको प्रैक्टिकल सिखाया। लेकिन जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है आप उसको शुरू कर देते हैं, लाओ नोटबुक, लिखो इसी लाइन पे लिखो, बार बार लिखो, ऐसा रिपीटेशन आप लोग शुरू करवा देते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, लेकिन उसका एक रेशियो होता है। छोटे बच्चों को आप ज़्यादा थ्योरेटिकल जाएंगे तो वो फेल हो जाएगा। फेल होने का मतलब ये है, एक चाकू धारदार है, अगर उसको आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, वो तो उसको क्या कहते हैं, ब्लंट कहते हैं इंग्लिश में, आप लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, उसकी धार खत्म हो जाना, कुंद पड़ जाना हिंदी में, प्योर हिंदी में, तो जंग लगना नहीं, उसकी धार खत्म हो जाना। अलग अलग जगह पे अलग अलग उसको बोलते हैं, कुंद हो जाना, कुंद मतलब उसकी धार खत्म हो जाना। तो बच्चे को जिस समय में धारदार होना चाहिए, वहाँ पर आपने उसको गलत ट्रीटमेंट देने से वो बच्चा क्या हो गया, कुंद हो गया। उसकी मारक क्षमता जो है वो खत्म हो गई। क्यों? गलत समय पे आपने गलत तरीका अपना लिया। अब 10वीं क्लास को ज़्यादा प्रैक्टिकल करवाइए तो थ्योरेटिकल छोड़कर उसको प्रैक्टिकल बहुत मन लगेगा उसको, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहता है और उसको बचपन में पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए उसको बड़ा मज़ा आता है। कंप्यूटर क्लास करवा दीजिए, डांस क्लास करवा दीजिए, कहीं घूमने को कोई काम करवा दीजिए, कोई प्रोजेक्ट दीजिए, बड़ा उसको मन लगेगा। क्यों? क्योंकि बचपन में आपने उसको कराया नहीं वो सब चीज़ें। तो यहाँ पर
पेरेंट के हिसाब से पढ़ाएंगे तो ज़िंदगी में कभी भी आप सेटिस्फाई ना हो पाएंगे ना कर पाएंगे। तो हमें हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। इसीलिए आपका स्कूल जो है, उस स्कूल में हमें कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। पेरेंट्स से मैं समझ लूँगा, आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं खाली आप लोगों को छूट दे रखा है, लेकिन आज तो पहला वर्कशॉप है। ऐसे अभी बहुत सारे होंगे जिनमें मैं आपको और भी बातें बताऊँगा। पेरेंट को मैं संभाल लूँगा, सिंगल हैंडेडली मैं संभाल लूँगा, चाहे कोई कैसे भी पेरेंट हो, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर पेरेंट के हिसाब से पढ़ाना शुरू करेंगे, हमारे लिए चैलेंजेस दूर दूर नहीं है, चैलेंजेस हमारे आसपास में हो सकता है कि हेमलता मैम पढ़ा रही हैं और इनके घर का कोई रिश्तेदार का बच्चा पढ़ रहा है, यही शिकायत करने लगेंगे कि हेमलता मैम के क्लास में जो है होमवर्क नहीं जाता है, मैम उसका करेक्शन नहीं होता है। पहले तो हमें आपस में ही चीज़ें ठीक करनी होंगी कि हम पढ़ा किस ले रहे हैं। आप डिग्री अभी आई थी इंटरव्यू के लिए, बीएड, एमए, ऑब्वियसली बात है ग्रेजुएशन तो कर ही रखा था, इंट्रोडक्शन नहीं दे पाए अपना वो। और ये सिर्फ उस लड़की की बात नहीं बता रहा हूँ, आप में से कई लोग हैं जो इंट्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे। ये तो मेरे कॉपरेशन पे है कि मैं इनको कॉपरेट करूँ, इनको कॉपरेट करूँ, आपको कॉपरेट करूँ तो आप निकल जाएंगे। लेकिन मैं टेस्टिंग के लिए मैं ये सब चीज़ें जानता हूँ। क्यों कर रहे हैं, क्यों एमए करना क्यों है, बीएड कर क्यों रहे हैं, सीटेट क्यों कर रहे हैं आप लोग? तो सिर्फ डिग्री मिलने से जॉब मिल जाएगी? मिल भी जाएगी तो टिक जाएंगे आप? नहीं टिकेंगे। कुछ दिन बाद ये स्कूल ख़राब लगने लगेगा, दूसरे स्कूल में अप्लाई करेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ यहाँ तो बहुत पॉलिटिक्स है तो फिर वहाँ छोड़ेंगे। ऐसे ही आप लोग का बदलता रहेगा, आपकी पहचान खत्म। तो आप अपने बच्चे को या जो स्कूल के बच्चे उनको करना क्या चाह रहे हैं? आप गार्जियन के लिए आप कॉपी भरना चाह रहे हैं, होमवर्क दे करके करना चाह रहे हैं? तो एक दिन में आप 10 तरह का कलर लिखवा दीजिए। बोर्ड में मेरे ख्याल से कलर का ही लिखा हुआ है शायद, कुछ बर्थडे है, ठीक है, कोई चीज़ तो 10 पॉइंट लिखवा दीजिए, खूब लिखवा दीजिए, समझे ही नहीं। लेकिन अगर आपने उसको बोल करके एक चीज़ एक्शन के साथ में करवा दिया और घर जा करके उसी को बार बार रिपीट कर रहा है, कोई भी चीज़, एप्पल को ही ले लीजिए, तो वहाँ घर वालों को ये लगेगा मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो कुछ नया तो बोल रही है, कुछ तो नया बोल रही है। ये धीरे धीरे बदलाव होता है। तो इसलिए आप लोगों को पहले अपने टीचिंग स्टाइल में, चाहे चूँकि आपके सारे लोग जो स्टूडेंट बच्चे छोटे ही हैं, क्योंकि हमारा बड़ा स्कूल तो है नहीं, छोटा स्कूल है, तो पहले वो लर्निंग मेथड जो है ना आप लोग उस हिसाब से करिए। होमवर्क क्लास वर्क भी करेंगे, पेरेंट की संतुष्टि के लिए भी करेंगे। अब इत्तेफाक से पेरेंट भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनकी संतुष्टि के लिए भी करेंगे, तो हम उसके लिए अलग टीचर रखेंगे जो इस गैलरी में बैठ करके वो होमवर्क और क्लास वर्क ही देते रहेंगे। लेकिन जिस समय आप पढ़ा रही होंगे उस समय आप पढ़ाएंगे। ये व्यवस्था मैं करूँगा कि अलग से टीचर बैठे हुए हैं और बैठ करके क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनको होमवर्क देना है। मैम ने अगर पढ़ाया है, कोई 3 अल्फ़ाबेट पढ़ा है, उस अल्फ़ाबेट का होमवर्क जाना चाहिए, तो टीचर बाहर बैठ के करेंगे, क्योंकि उनको संतुष्टि नहीं होगी। जैसे नहीं होता है कि रोटी चावल सब्जी दाल जब तक ना खा ले पेट ना भर ले। कई लोग होते खाली फ्रूट खाते हैं रात में, डाइटिंग वाइटिंग का नाम, लेकिन खाने बाद रात में कुलकुलाता रहता है पेट की, कुछ मिल जाता खाने को तो पेट में गया है लेकिन संतुष्टि नहीं है। तो वैसे ही पेरेंट को भी होता है, मैं आपकी बात मानता हूँ। तो हम दोनों को निराश नहीं करेंगे, हम अपने आप को भी इम्प्रूव करेंगे, हम अपने स्टाइल भी चेंज करेंगे और साथ में हम पेरेंट को भी जितना सेटिस्फाई हो सकता है हम करेंगे, क्योंकि हम लोग भी भगवान नहीं हैं, हम लोग कोशिश कर सकते हैं। अब क्या होता है कि एक स्कूल में करने के लिए आपके पास बहुत कुछ नहीं होता। एक स्कूल जो है टीचरों को आजकल क्लर्क बना के रखता है, ये कर लो वो कर लो, क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सरकार करती है। तो हम क्या कर सकते हैं, सरकार तो बदल नहीं सकते, एजुकेशन सिस्टम बदल नहीं सकते। तो मेरे पास कुछ दूसरा ऑप्शन क्या आ गया कि क्यों ना हम स्कूल के सिस्टम को ही बदल दें। तो मैंने क्या लॉन्च किया, रोजी मैम? नींद तो नहीं आ रही है? आएगी तो बताइएगा, फिर हम लोग कुछ और करेंगे। मैं खो गई, ऐसे डूब गई। अच्छा, तो पानी में डूबने के बाद निकलना भी होता है, सांस कहाँ लीजिएगा फिर आप। तो मैंने वहाँ कॉन्सेप्ट लॉन्च किया मॉडर्न गुरुकुल। ठीक है, बहुत सिंपल है, नाम से समझ में आता है गुरुकुल, सुनने में लगेगा कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक नाम है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कोई मुकेश नाम का बच्चा है जो स्कूल आवर में आप उसको ट्रीटमेंट तो दे रही है, पढ़ा तो रही है, सब कुछ कर रही है, सारा मेहनत कर रही है, लेकिन आउटकम नहीं आ रहा है। गार्जियन को बुलाइए, बात करिए, बोलिए मैं आपके बच्चों को गोद लेने वाली हूँ, मैं मतलब स्कूल। तो कैसे भी कुछ मत करिए, शाम में आप बच्चे को मेरे पास छोड़ दीजिए, तब तक उसको घिस घिस कर पढ़ाइए, तब तक उसको घिस घिस कर सिखाइए, तब तक उसको सिखाइए जब तक कि उसका एटीट्यूड ही चेंज ना हो जाए। एक बच्चे के पीछे अगर हाथ धो के पड़ जाएंगे क्यों नहीं बदलेगा? एक बच्चे के पीछे एक टीचर दे देंगे, सिंपल है। कितना ढीठ होगा वो, कितना बदमाश होगा वो,
नहीं बदलेगा तो बोलिए, क्या आपने अपने बच्चों को नहीं बदला था बचपन में? क्या बदमाशी नहीं करता होगा वो, जिसको आप आज तारीफ़ करती है, मेरा बेटा ऐसा है, वो है, टैलेंटेड है, ये है, वो है? मैंने ऐसा बोला नहीं, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग मत समझिएगा वो टैलेंट ऐसा बोलती हैं वो, क्योंकि खाली इतना पता है उनका बेटा बड़ा है इसलिए, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर। तो क्या वो बदमाश नहीं था बचपन में? था, वो भी बाहर बदमाशी करता, वो भी दोस्तों के साथ खेलता होगा, वो भी हरकतें ऐसी करता होगा जहाँ पिटाई होती होगी, लेकिन आज तो थोड़ा मोड़ा प्राउड तो होगा ही अपने घर में बच्चे जो उनका। तो कैसे हो गया? तो सेम यही चीज़ है। तो अगर हम स्कूल में नहीं कर पा रहे हैं तो हमने गुरुकुल कर दिया, इसीलिए इनकी हायरिंग हो, इनकी हायरिंग हो, इनकी हायरिंग हो, सबकी, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सबकी हायरिंग फुल डे है। लोग कभी कभी पूछते हैं कि सर फुल डे स्कूल कहाँ होता है? भाई हमारा स्कूल फुल डे होता है, वो तो मैं तो शाम में 6 बजे तक चला दूँ, लेकिन पूजा मना करती है कि सर 6 बजे तक घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, राइट? लेकिन हम जितना ध्यान देंगे, हम जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चा मेरा उतना खिलेगा, उतना पढ़ेगा, उतना बढ़ेगा, तो तरक्की तो सबकी होगी ना। कोई गार्जियन आपको आकर तारीफ़ कर दे कि वो मैम जो है बहुत अच्छा पढ़ा रही है, वो आपका स्कूल जो है बिल्कुल अलग कर रहा है, तो उस समय तो आपको बहुत बुरा लगेगा। क्या यस और नो? लगेगा ना? यस और नो बोलिए ना। नो यानी कि सुन रही हैं, इसका मतलब ये है। तो बुरा तो लगेगा ना पूजा? नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन वही पेरेंट्स जब शिकायत करते हैं तो फिर क्या होता है? लगता है धरती फट जाए, ज़मीन में घुस जाए, सीता माता के जैसा। नहीं, क्योंकि स्कूल में यही चीज़ होता है, आपको 10 में से 9 गार्जियन तो आपको शिकायत ही करेंगे। तो इसका भी ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा बाद में कि कैसे उसको टैकल करना है, वो हम बाद में और स्टेप बाय स्टेप। तो अभी पहले मैं आपकी मेंटेलिटी, आपके विज़न, आप कहाँ जाने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं, ये तो पहले तय कर लीजिए। तो आपको पता ही नहीं है, बस में बैठ गए, ड्राइविंग सीट पर बैठ तो गए, बस चलाए जा रहे हैं, जाना कहाँ पता ही नहीं आप लोगों को। तो टीचिंग में कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उनमें से एक फैक्टर ये होता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो करने का मतलब ये है कि एक स्कूल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, 3-4 फैक्टर्स होते हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को ही तो हमें ठीक करना है, पढ़ाना है, सिखाना है, तो उसी पर पहले फोकस करिए। उसको सिखाने और पढ़ाने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़े, नो प्रॉब्लम। कहीं कुछ छूट रहा है तो हम उसको कहीं एडजस्ट करके कुछ और कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसको सिखाना ज़रूरी है। और प्ले ग्रुप में तो पढ़ाना ही नहीं होता है, जो कि आप लोग रट्टा मरवाते रहते हैं, मुझे आवाज़ आती रहती है। इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि बच्चा मेरा जाकर 4 बार पोएम रटेगा नहीं तो घर में पढ़ेगा नहीं, मतलब उनको खाना ही नहीं हजम होगा कि मेरा बच्चा पढ़ के भी आया है। जब तक 4 पेज का होमवर्क ना मिल जाए तब तक मानेंगे ही नहीं कि स्कूल में पढ़ाई होता है। स्कूल में तो मैम लोग पढ़ाती ही नहीं, तो कैसे मानेंगे फिर पेरेंट? तो छोटे छोटे बदलाव से मानेंगे। जब छोटी छोटी चीज़ें आप सिखाना शुरू करेंगे। आपका छोटा स्कूल है, बहुत सिंपल है। अब अरुणा मैम हमारी कंप्यूटर के टीचर हैं, राइट? तो अरुणा मैम को मान लीजिए ड्यूटी मिल गई कि डेली 3 या 5 कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे नॉलेज वो सभी बच्चों को हो सकता है असेंबली में दे दे या क्लास में दे दे। जैसे आज आपका डांस क्लास हुआ तो अच्छा लगा होगा, बच्चों ने एंजॉय किया होगा, आधे घंटे किया ना, 1 घंटे, आधे घंटे का परमिशन दिया था, 1 घंटे डांस करवाया, तो खुद को भी मज़ा आ रहा होगा इनको, और ऑडियंस भी आ गई होगी आपकी, जूनियर बच्चे भी आ गए होंगे देखने के लिए। तो यही होता है, जब आप आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं तो सब इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जब आप ऑर्थोडॉक्स करते हैं तो खुद को भी वो नींद चमाई आना शुरू हो जाते हैं, जैसे तैसे जगह का पढ़ाना शुरू करते हैं। तो आपके बच्चे भी बोर हो रहे हैं, वो आते हैं, उनको पता है अब आगे मैडम बोर्ड में कुछ पढ़ाएंगी, कुछ रटवाएंगी, फिर शाम में छुट्टी के समय धक्के देके गाड़ी में ठूस के भेज देंगी, यही होगा। उनको भी पता है। अनप्रिडिक्टेबल बनिए। जब आप आ रही हैं तो बच्चों को पता ही नहीं होना चाहिए आज मैम क्या पढ़ाएंगी, आज कैसे पढ़ाएंगी। आप में से किसी को मैंने बताया था, किसी मीटिंग में बताया था पुराने लोगों को, और मेरे वीडियो को बहुत लोग देखते हैं, तुमको भी पता है कि मैं हिस्ट्री का टीचर था। तो हिस्ट्री का टीचर होने का नाते तो मैं तो बहुत बोरिंग वाला टीचर होना चाहिए था, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स बड़े बड़े, मैं 9, 10, 11, 12 जैसे बच्चों को पढ़ाता था, तो वो कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। अगर किसी चैप्टर में कोई पैराग्राफ जहाँ छोड़ा है तो उस हिसाब से तो अगले दिन वही पैराग्राफ पकड़ना चाहिए ना, नहीं पकड़ता था मैं जब आता था देखता था रोज़ ही मैम को कैसा महसूस हो रहा है, मैं देखता था
प्रीति मैम सुन भी रही कि नहीं सुन रही, कि खाली आँख खोल कर सुन रही है। कई बार होता है ना हिस्ट्री के पीरियड में, खासकर कौन सा पीरियड जो लंच के ठीक बाद वाला होता है, जिसमें रोटी वोटी खा के एकदम मस्त बैठते हैं और एकदम अंदर से जो फीलिंग आती रहती है, और भी हिस्ट्री का सब्जेक्ट, तो आंखें तो खुली रहती है लेकिन अंदर आत्मा सोई रहती है। बस फील किया होगा, सब ने फील किया होगा। सोचिए ऐसे सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता था, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ आप लोग फील करेंगे सोने का, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ उपाय निकाल दूंगा। तो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को मैं करता था, इसे प्रैक्टिकल में जानता हूँ। कोई बच्चा शैतान होता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है, कोई टॉपर होता है, कोई टपोरी होता है, तो सभी बच्चे बच्चे होते हैं। तो जब मैं पढ़ाता था तो मेरे पढ़ाने का स्टाइल ऐसा था कि हर कोई A+ लाता था। आपका CGPA सिस्टम जो होता है, अभी भी है शायद, तो CGPA सिस्टम सभी लोग लाते थे। तो ये चीज़ मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस को पास ऑन कर रहा हूँ। आप जितना ले सकती हैं उतनी अच्छी बात है। तो आप लोग भी वही है, एक टिपिकल जॉब कर रही हैं, नहीं कर रही हैं आप? जॉब ही कर रही हैं ना। घर में क्या बोल कर आई हैं? क्या घर में बोल कर आई हैं कि पापा मैं अपने ज़िंदगी को जीने जा रही हूँ? नहीं। एक स्कूल है गांव में, खेतों के बीच में सरसों का, कुछ दिन तो पहले खेत था, तो सरसों खत्म हो गया, तो बहुत सुंदर लगता था कि सरसों के खेतों के बीच में सर एक प्यारा सा स्कूल है, DDLJ का सीन समझ में आता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा का सीन समझ में आता है, बड़ा अच्छा लगता है पापा। बस एक जॉब मिल गया है, साफ़ सुथरा माहौल है, अच्छे अच्छे लोग हैं। ऐसे तो बोल के नहीं आया हूँ, जॉब बोल के आया। यही दिक्कत है। आप अपने काम को जब अलग तरीके से करेंगे तो आपको खुद एक्साइटमेंट रहेगा कि आज जा कर के कुछ करना है, आज कुछ नया करना है। जब नया नया चीज़ करेंगे ना, तो हमेशा याद रखिए, मैं देखूँ ना देखूँ, इंचार्ज देखा ना देखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई अप्रिशिएट करे ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क कहाँ पड़ता है? आपका स्टूडेंट आपको सीखना चाहिए, आपसे समझना चाहिए, आपसे अटैचमेंट होना चाहिए, वो आपको फील करना चाहिए। वो फील करने के सब समझ में आ जाएगा। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि उषा मैम जो है एक अच्छी टीचर है, मैनेजमेंट को बहुत मानता है, या फिर प्रीति मैम एक अच्छी एडमिन है, उसको मैनेजमेंट बहुत ध्यान देता है। ज़रूरत ही नहीं है किसी का एप्रिशिएशन की। ज़रूरी नहीं है कि मैं देखूं, मैं तो देखता ही नहीं आप लोगों को क्लास, देखता हूं क्या, लेकिन मुझे फिर भी आप लोगों का पता है। तो पहला स्टेप क्या समझ में आया? इतनी लंबी चौड़ी कहानी का सारांश क्या है कि हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा, हमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो दूसरे नहीं करते हैं, हमें वो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे डायरेक्टली बच्चे को फ़ायदा हो, हमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसमें बच्चे का भला हो, पेरेंट का भला ना हो। हमें पेरेंट, मैनेजमेंट या अदर चीज़ों का सोचना बंद करना पड़ेगा। इसीलिए मैं डिपार्टमेंट अलग अलग कर रहा हूँ कि एडमिन वाले एडमिन, एकेडमिक वाले एकेडमिक, ये सब चीज़ हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी बहुत लोग जुड़ेंगे आपके साथ में, तो 3 लोग एब्सेंट हैं, अभी 4-5 लोग और भी जुड़ेंगे कम से कम। तो जो कमज़ोर होंगे घर जाएंगे, और जो मजबूत होंगे वो यहाँ खूंटा गाड़ के यहीं बैठ जाएंगे। क्लियर है ना? तो जो आप लोगों में से डिफरेंट होगा वो ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें कहीं